फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिया। आज हम बात करेंगे IBPS PO के बारे में। IBPS PO एक बहुत ही माहिर एग्ज़ाम है जो हर साल लाखों लोग देते हैं। बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका पहला जो स्टेप है ऑफिशियल्स लेवल पे, ये IBPS PO के थ्रू ही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हमारे जितने भी भारत में नेशनलाइज बैंक हैं, मोस्ट ऑफ देम IBPS PO के थ्रू ही, IBPS के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करता है। द जॉब जो ऑफर होता है IBPS PO के थ्रू, उसे को कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। इन हर कोई नेशनलाइज प्राइवेट सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आता है दोस्तों, वो टेंटेटिवली हर साल मई, जून या जुलाई में आ जाता है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही सब कुछ है। पब्लिक सेक्टर बैंक में मतलब जो है नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, जिसमें गवर्नमेंट की स्टेक सबसे ज़्यादा है, इसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सब्सिडियरीज, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये सब स्टेट बैंक का सब्सिडियरीज है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उनके जो सब्सिडियरीज है, ये IBPS के थ्रू रिक्रूट नहीं करते। इनका जो PO का रिक्रूटमेंट होता है, वो अपना एग्जाम ये खुद कॉन्डक्ट करते हैं। बाकी दोस्तों जो नीले कलर से आपको दिख रहा है, ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, बाकी जो बैंक के नाम लिखे हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों में, ये सारे IBPS के PO के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे ICICI, एक्सिस, येस, HDFC, फेडरल, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक भी अपने PO का रिक्रूटमेंट करते हैं, पर इनका अलग अलग ही सिस्टम है। अपन का खुद सिस्टम है इन लोगों का। जो बैंक IBPS PO के थ्रू रिक्रूट करता है, उसमें से आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा जो कि स्टिल अभी भी IBPS PO के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे बैंक को। जो नेशनलाइज है, पहले IBPS PO के थ्रू रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, पर अभी ये अपना खुद का PGDA-BF प्रोग्राम मणिपाल यूनिवर्सिटी से ये अपना खुद का चालू कर दिए, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में। बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब बैंक जो है। IDBI भी शुरू करने वाला ही है PGDBF प्रोग्राम मणिपाल से अपना PO प्रोबेशनरी ऑफिसर खुद रिक्रूट करने के लिए। तो दोस्तों बात ये है कि ये जो राइट हैंड साइड में आपको बैंकों का नाम दिख रहा है, ये IBPS PO के थ्रू एक ना एक टाइम रिक्रूटमेंट किया है। अभी इस साल ये रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ IBPS का टाई अप खत्म हो गया है। ये भविष्य में कभी भी रिक्रूट कर सकते हैं IBPS के थ्रू। IBPS PO एग्जाम में कुछ फास्ट फैक्ट्स, जैसे कि एलिजिबल एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। सर्टेन कैटेगरी जैसे ST, SC, OBC, एक्स सर्विसमैन, इनको रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। नेशनलिटीज़ मोस्टली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही होते हैं ये एग्ज़ाम। एजुकेशन जो नीडेड है वो ग्रेजुएशन और डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में, कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, ये ज़रूरत है। ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 है। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। एग्ज़ाम टाइम प्रीलिम्स होता है अक्टूबर-नवंबर महीने में, मेंस मोस्टली नवंबर-दिसंबर में हो जाता है, इंटरव्यू जनवरी-फरवरी तक हो जाता है, और अलॉटमेंट मतलब प्रोविंशियल अलॉटमेंट जो होता है, आपको जो बैंक अलॉटमेंट किया जाएगा, वो यूजुअली मार्च-अप्रैल तक हो जाता है। और अलॉटमेंट ऐसा नहीं कि रैंडम बेसिस पे होता है। आप जब फॉर्म भरते हो IBPS PO के लिए, तब आप अपना जो चॉइस है बैंक का चॉइस, वो ऑर्डर वाइज आप बैंक का चॉइस उसमें डाल सकते हो, और इसी के बेसिस पे आपका फर्दर अलॉटमेंट जो है, आपको बैंक को जो अलॉट होगा वो आपको बाद में मिलेगा। कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। अ पर्सन जो कि ऑफिसर रैंक में रिक्रूटेड हुआ है पहले, उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड को ख़त्म करने के बाद ही आपको कन्फर्मेशन मिलता है। यू आर कन्फर्म्ड एज अ बैंकर और एज अ ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर बैंक।
तो ये प्रोबेशन पीरियड जो होता है ये मोस्टली 2 साल का ही होता है हर बैंक के लिए। कुछ कुछ बैंकों में ये 1 साल का भी प्रोबेशन पीरियड होता है। मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद ही आप कंफर्म्ड होंगे आपके जॉब में। आप जब ज्वाइन करते हो एज अ पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपका स्केल 1 आपको कहा जाता है, स्केल 1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1। तो इनको प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जरूर जाता है, पर इनका एक्चुअल डेजिग्नेशन जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर का होता है। 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन होता है, और कंफर्मेशन दोस्तों आपको एक टेस्ट पास करना होता है। कंफर्मेशन के लिए आपको एक टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। डरिएगा मत, कंफर्मेशन का जो टेस्ट है वो उतना टफ नहीं होता, आसान ही होता है। पीओ का जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है पीओ का, वो कुछ ऐसा है। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मोस्टली बैंक के जो ब्रांचेस हैं, या तो फिर जोनल ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस, या तो फिर बहुत ही कम टाइम में होता है पर हेडक्वार्टर्स में भी पोस्टेड होते हैं। तो मोस्टली आपको ये काम करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर सर्विस, आपका अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर का चेक करना, उनका बताना, उनका क्वेरीज का जवाब देना, आपको नया चेक बुक इशू करना, एटीएम कार्ड इशू करना, ये सब आपको मोस्टली कस्टमर सर्विस में करना पड़ेगा। एक्चुअली याद रखिएगा दोस्तों, बैंकिंग इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो आप जब सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आते हो तब कस्टमर सर्विस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये सब करना ही करना है। इसके अलावा आपको अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना है, जैसे कि नया अकाउंट खोलना, जो डेड अकाउंट्स है उसको बंद कराना, अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट करना, और हर कोई चीज़ में आपको हर कोई कस्टमर का क्वेरीज का जवाब आपको देना है और उनका हेल्प करना है। नया अकाउंट्स, अगर कोई नया फीचर्स आया है, अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है आपके बैंक में जो कि कस्टमर के लिए अच्छा हो सकता है, उसके बारे में कस्टमर को बताना, ये भी आपका एक काम होता है। इसके अलावा पेमेंट क्लियरेंस करना पड़ता है, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, आप लोगों को पता ही होगा, डिमांड ड्राफ्ट या चेक जो होता है उनका क्लियरेंस आपका ही काम होगा पीओ बन के। उसके बाद एनईएफटी, आरटीजीएस आजकल आए हैं नया डिजिटल मोड का पेमेंट, ये भी जो पेमेंट है इनका क्लियरेंस भी आपको करना पड़ेगा एज अ पीओ। लोन प्रोसेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो कि पीओ को करना होता है। इसमें से लोन का सेल, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो क्रॉस सेलिंग होता है, बैंक का जो अलग अलग प्रोडक्ट होता है, इसका सेलिंग आपको करना पड़ेगा। और ये जो सेलिंग है इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीधा बिठा दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे बेचना होता है इसका ट्रेनिंग आपको ज़रूर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जो अलग जितने भी सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में कस्टमर को अवेयर करना आपका काम रहेगा। लोन का जो प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन जो जिसको हम कहते हैं कि लोन के साथ बहुत सारे कागजात आते हैं, बहुत सारे कागज होते हैं जिसका चेकिंग करना पड़ता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं लोन के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग भी पीओ का ही काम रहता है मोस्टली। नया बिजनेस लाना, पीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है बैंकों के लिए नया बिजनेस लाना, क्योंकि जितने बैंक आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर नहीं आएंगे बैंक के पास, उतना बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नया कस्टमर हर किसी को चाहिए होता है, बैंक को भी चाहिए। जितना आप नया बिजनेस ला सकते हो, जितने तरीके के कस्टमर्स ला सकते हो बैंक के लिए, उतना बैंक के लिए अच्छा है। तो आपका मोस्टली जो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा न्यू बिजनेस लाने में, वो कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि बैंकिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करना, नया बैंक को लाना, जैसे कॉर्पोरेट कस्टमर हो, चाहे कोई इंडिविजुअल कस्टमर हो, चाहे कोई फैमिली मैन हो, चाहे कोई सैलरी अकाउंट हो, सैलरीड पर्सन हो, ऐसे नए नए कस्टमर्स आपको लाना पड़ेगा। क्रॉस सेलिंग का मतलब है बैंक के अलग जितने प्रोडक्ट्स है ये बेचना, ये भी आपको बेचना पड़ेगा। तो मोटा मोटी बात यही है कि जो बैंक का बिजनेस है यूजुअल, उसको बढ़ाना आपका काम होगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, ये रोज का काम होता है एक पीओ का। ट्रांजैक्शन डेली एक बैंक ब्रांच में होता है, उसका पूरा रिपोर्टिंग करना पड़ता है पीओ को, और मैनुअली हर कोई ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा एवरी डे। इसके अलावा दोस्तों कैश हैंडलिंग भी कभी कभार आपको करना पड़ सकता है एज अ पीओ। बैंक क्लर्क, अगर जो क्लर्क, बेसिकली तो ये बैंक क्लर्क का ही काम है, पर ड्यू टू मेनी कंडीशंस, जैसे कि बैंक में काम ओवरबर्डन अगर हो जाए, फुटफॉल अगर ज़्यादा हो, फुटफॉल मतलब ज़्यादा कस्टमर अगर आ गए, तो पीओ साहब को भी आपको कैश में बैठना है, आपको कैश ट्रांजैक्शन करना पड़ सकता है।
प्रमोशंस कुछ ऐसे मिलते हैं, आप स्केल 1 में एज अ पीओ रहोगे और 2 या 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, इसके बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। अगर आपको इस टाइम में, पीओ के टाइम में रूरल पोस्टिंग मिल जाए तो दोस्तों दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आएगा। ये जो 2-1 साल आपको पीओ आप रहोगे, इसमें आपको कोशिश करना है कि JIIB CAIIB करके 2 एग्ज़ाम होता है, ये क्लियर कर लेने का, जो कि बाकी आगे जाके आपके करियर में बहुत मदद करेगा। आपको मोस्टली पोस्टिंग जो होगी वो बैंक ब्रांचेस में होती है, RO पे होती है, RO मतलब रीजनल ऑफिस, ZO मतलब जोनल ऑफिस, एवरीवेयर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और मोस्टली नोमैड लाइफ होते हैं कि आप घूमते ही रहोगे 2 साल। एक्चुअली पीओ मतलब आपको हर कोई काम सीखना है, तो आप ब्रांच में जाके ब्रांच का काम सीखोगे, RO में जाके RO का काम सीखोगे, जोनल ऑफिस में जाके जोनल ऑफिस का काम सीखोगे, तो आपको काम सीखना है। तो आप जितना एक्सेल कर पाओगे, जितना काम सीख पाओगे, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। पहला प्रमोशन जो होता है पीओ का वो होता है मैनेजर, और आप स्केल 2 में आओगे। मोस्टली 2-3 इयर्स कन्फर्मेशन के बाद आपको लगता है मिनिमम। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी है, और याद रखिएगा दोस्तों, आप अगर रूरली पोस्टेड हो, आप अगर रूरल कोई एरिया में कुछ समय रहे हो, ये आपको बाद में जाके बहुत फ़ायदा दिला सकता है। हर प्रमोशन के टाइम में आपका ये चेक किया जाएगा कि आप रूरल ब्रांचेस में या रूरल एरियाज में कितना दिन बिताए हो। हमेशा JIIB CAIIB जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं उसको 3 इंक्रीमेंट तो मिलता ही है, JIIB के लिए 1 और CAIIB के लिए 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, और आपको प्रमोशन के टाइम में भी ये फ़ायदा होता है। मैनेजर मोस्टली जो स्मॉलर ब्रांच होते हैं, स्मॉलर ब्रांच का ब्रांच हेड होते हैं या ब्रांच मैनेजर कहला जाते हैं। मैनेजर के बाद आप 2-3 साल स्केल 2 में रहने के बाद आपको सीनियर मैनेजर में बनने का मौका मिलेगा। एक प्रमोशन के बाद आप सीनियर मैनेजर बनोगे। ये स्केल 3 कहा जाता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम इसके लिए भी होता है। अच्छा, अगेन आपको रूरल पोस्टेड पीपल और JIIB CAIIB क्लियर किया हुआ पीपल को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। मोस्टली सीनियर मैनेजर जो होते हैं वो बड़े बड़े जो ब्रांचेस हैं इसका ब्रांच हेड होते हैं। सीनियर मैनेजर के बाद आप स्केल 4 में आ जाओगे। 2-3 साल लगेगा आपको स्केल 4 में आने में, और आप चीफ मैनेजर कहला जाओगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम इसके लिए भी होता है, और रूरल और JIIB CAIIB क्लियर करने वालों को इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है प्रमोशन में। आप मोस्टली सिटी मतलब बड़े जैसे सिटी शहर, इनके बड़े जो ब्रांचेस हैं इसका ब्रांच हेड कहला जाओगे, ब्रांच मैनेजर कहला जाओगे। चीफ मैनेजर के बाद 2-3 साल में आप AGM बन सकते हो, जो कि स्केल 5 कहला जाता है। AGM मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर। डिपार्टमेंटल एग्जाम, रूरल पोस्टिंग और JIIB CAIIB तीनों के बात हम पहले कर चुके हैं। और AGM साहब जो है वो रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस और इन सम केसेस सिटी के मेन ब्रांचेस जो होते हैं, शहर के सबसे बड़ा जो ब्रांच होता है वहाँ पे पोस्टेड होते हैं। AGM स्केल 5 के बाद आप DGM बनोगे। 2-3 साल लगते हैं स्केल 5 के बाद स्केल 6 में आने में। आप फिर से रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या तो फिर हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड होगे। DGM के बाद 2-3 साल में आप जनरल मैनेजर बनोगे। आपको स्केल 7 कहला जाओगे। आपका या तो फिर रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या तो फिर हेडक्वार्टर्स बेसिस पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। मोस्टली जनरल मैनेजर सीनियरिटी बेसिस पे बनते हैं, और मिनिमम आपको 14 साल बैंक में नौकरी करना है टू बिकम एलिजिबल फॉर जनरल मैनेजर पोस्ट। मिनिमम 14 साल आपको बिताना ही है। जनरल मैनेजर के बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाद आप मैनेजिंग डायरेक्टर या तो फिर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो। अभी SBI का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं। तो ये जो है ये GM तक तो आप एक सर्टेन लेवल फॉलो करते हो, सर्टेन प्रोसेस फॉलो करते हो। इसके बाद आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या CMD अगर आपको बनना है तो ये आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको मौका मिल सकता है ED या फिर MD और CMD बनने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। आपका मोस्टली दोनों केसेस में, ED और CMD दोनों केसेस में आपका हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग होगा। दोस्तों, 2 चीज़ हमको हमेशा याद रखना है कि रूरल पोस्टिंग अगर आपको मिले तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लेटर स्टेज में जाके प्रमोशन में बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो रूरल पोस्टिंग इज़ नॉट ऑलवेज बैड। हाँ, मैं यही कहूँगा आप लोगों के
कि रूरल पोस्टिंग कैरियर के शुरुआत में अगर आपको लेना है, अगर कैरियर के शुरुआत में आप ले लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बाद में जाके फिर आप जब थोड़े एजेड हो जाओगे तो तब आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। और JIB और CIB ये दोनों एग्ज़ाम आप जल्दी से जल्दी PO बनने के बाद क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि JIB क्लियर करने पे आपको 1 इंक्रीमेंट और एडिशनल CIB क्लियर करने पे आपको 2 इंक्रीमेंट, कुल 3 इंक्रीमेंट आपको ये दोनों एग्ज़ाम मिलने से मिल जाएगा। सैलरी का बात करते हैं। 2016 पहला जनवरी से जो रिवाइज बेसिक पे है PO का वो कुछ ऐसा है, 23,700 आपका बेसिक पे है। उसके बाद 980 रुपये, 7 इंक्रीमेंट 980 रुपये के आपको मिलेंगे। आपका जो बेसिक है वो 30,560 क्रॉस करने पे आपको 2 इंक्रीमेंट और मिल सकते हैं 2 साल के लिए, 1145 और रुपए की, और 32,850 आपको क्रॉस करने के बाद 7 साल तक आपको फिर 1,310 रुपये का इंक्रीमेंट हर साल मिलता रहेगा। और 42,020 रुपये अगर आपका सैलरी बन गया तो देन यू आर कंसिडर्ड फॉर वेज रिवीजन। तो फिर 23,700 आपका रिवाइज बेसिक पे हो गया बैंक PO का, और ये 1 जनवरी 2016 से लागू है। अलाउंसेस, ये तो बेसिक पे हो गया। बेसिक पे के बाद आपको अलाउंसेस काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस सबको पता है, तो ये क्वार्टरली रिवीजन होता है डियरनेस अलाउंस के। अभी जो है वो 39.80% है बेसिक पे का। तो ये CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब चीज़ों में ये डिपेंड करता है, तो ये बढ़ता रहता है, साल में 1-2 बार तो बढ़ ही जाता है। स्पेशल अलाउंस बैंकों को मिलता है, बैंक के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो लेटेस्ट जो रिवीजन है इसके हिसाब से आपका जो बेसिक पे है यानी कि 23,700 रुपये, इसका 7.75% आपको एज अ स्पेशल अलाउंस मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, और बैंक टू बैंक वैरी भी करता है, और बैंक कहाँ पे आप पोस्टेड हो ये भी वैरी करता है। अगर बड़ा कहीं जगह सिटी में पोस्टेड हो तो आपका HRA ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा परसेंट मिलेंगे, और अगर छोटा जगह जैसे रूरल एरियाज में पोस्टेड हो तो कम मिलेंगे। ये भी बेसिक का ही परसेंटेज ऐसा एज अ कैलकुलेट किया जाता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिलता है, वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग के जो पोस्टिंग का जो प्लेस है उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है। वो 4%, 3%, या तो फिर आपको 0% भी, अगर आप रूरल में पोस्टेड हो तो आपको 0% भी मिल सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस जो है उसको छोड़ के बैंक PO का जो सैलरी कुछ 35,700 से लेके 36,570 के बीच में बनता है। अगर आप HRA को कंसिडर करोगे तो 37,360 से लेके ये 38,700 के बीच में बनते हैं। पर कुछ बैंकों का कुछ और अलग अलग रिवीजन है, और कुछ अलाउंसेस अलग अलग बैंकों के मिलते हैं। तो कुछ कुल मिला के 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती रहेंगे। इसके अलावा बैंक एम्प्लॉयज़ का जो पर्क्स है ये काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आप अगर HRA ना लो, HRA हाउस रेंट अलाउंस जो मैंने पहले आपको बताया, HRA अगर आप ना लो, आप लीज्ड एकोमोडेशन ले सकते हो। लीज्ड एकोमोडेशन मतलब ये जो पैसे हैं ये आपके अकाउंट पे नहीं आएंगे, ये सीधा आप जिसके साथ लीज रेंट एग्रीमेंट में गए हो उनके अकाउंट में आ जाओगे। तो ये तो सिटी टू सिटी वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, और कुछ जगह पे बैंक का अपना क्वार्टर्स भी होता है, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हो। तब वो जो आपका HRA का कैश कंपोनेंट है ये आपको नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, कुछ बैंकों का फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, कुछ समथिंग अराउंड 2,000 रुपीज़ पर मंथ और 1,600 रुपीज़ पर मंथ, बैंक टू बैंक वैरी करता है। बट कुछ बैंक क्या करते हैं, पेट्रोल या डीजल का जो बिल है ये रीइम्बर्स करते हैं। तो ऑफिसर को एक स्कूटर या कार या मोटरसाइकिल वो पोस्टिंग के जगह पे एक होना चाहिए, जिसका एक सर्टेन अमाउंट तक आपका ये पेट्रोल का बिल रीइम्बर्स हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीइम्बर्समेंट मिलता है, एक फिक्स मंथली अमाउंट आपको एक न्यूज़पेपर रखने के लिए दिया जाएगा, ये मंथली पेमेंट होता है। मेडिकल एड मिलता है, आजकल 8,000 रुपये पर एनम, मतलब 8,000 रुपये पर साल आपको मिलेगा फिक्स्ड एनुअल जो अमाउंट है मेडिकल एड पे। कुछ बैंक ये एक साथ साल भर में देते हैं एक ही बार में, और कुछ बैंक इसको महीने में बांट के देते हैं। न्यू पेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलाउंसेस मिलेंगे, कुछ 500 रुपये महीने का है। टेलीफोन के लिए आपका बिल रीइम्बर्समेंट हो जाएगा, मोबाइल बिल जो है वो रीइम्बर्स हो जाएगा एक सर्टेन अमाउंट तक।
इसके अलावा आपको फर्नीचर अलाउंसेस मिलेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बैंक एम्प्लॉयज़ को, बैंक के जो ऑफिसर है उनको फर्नीचर अलाउंस मिलते हैं। घर के जो फर्नीचर्स है ये खरीदने के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसमें मैं बाद में चर्चा करूँगा। और एम्प्लॉयज़ के लिए बैंक लोन देता है और वो हमेशा मार्केट रेट से 1 से 2% कम में ही, मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है उससे 1 से 2% कम में आपको लोन मिल सकता है। पर लोन मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्मेशन के बाद ही मिलता है। कुछ कुछ बैंकों के लिए कंफर्मेशन के पहले भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं जैसे कि मैं कहा था, लीज्ड एकोमोडेशन के लिए मैं बात करूंगा। ये पीएनबी का एक सर्कुलर है, पंजाब नेशनल बैंक का एक सर्कुलर है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, आप स्केल 1 में हो तो स्केल 1 में अगर आप दिल्ली मुंबई में हैं, दिल्ली मुंबई में आप पोस्टेड हो तो आप 20,000 रुपये तक की घर में रह सकते हो, 20,000 रुपये तक की रेंट एग्रीमेंट आप कर सकते हो। पर याद रखिएगा, ये 20,000 रुपये आपके अकाउंट में कभी नहीं आएंगे। ये आप जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट में गए हो या फिर जिसके घर में आप रेंट लेके रह रहे हो उनके अकाउंट में ये डायरेक्ट 20,000 रुपये जाएंगे और आपको जो HRA है वो नहीं मिलेगा। मेजर A क्लास सिटीज़ में ये अमाउंट 17,500 है और स्टेट कैपिटल्स या फिर एरिया 1 जो है इसमें 16,000 है और अदर एरियाज जो है उसमें 10,000 और 7,500। एरिया 2 और एरिया 3 में आपको 10,000 और 7,500 है। तो दोस्तों, ये जो हाउस रेंट लीज एकोमोडेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है बैंकों के लिए। तो ये जो मैंने बोला कि दिल्ली मुंबई A क्लास सिटीज़ और स्टेट कैपिटल्स एरिया 1, इसका वो दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। IDBI बैंक जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं मेडिकल एड में इसका 666 रुपये बन रहा है। ये IDBI बैंक क्या करता है, 8,000 रुपये जो टोटल साल भर का बनता है मेडिकल एड, इसको 12 महीने के हिसाब से ये हर महीने में बांट देता है। जैसे पेट्रोल रिइंबर्समेंट ये 2,000 तक देता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस जैसे कि मैंने पहले बताया था ये 600 रुपये देते हैं। हाउस रेंट अलाउंस कुछ इसका 1895 है। तो कुल मिला के कुछ 39,303 रुपीज़ बनता है PO का सैलरी, IDBI बैंक का PO का सैलरी। पर ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। दोस्तों, नवंबर 2017 में बाईपार्टाइट सेटलमेंट आने वाला है, यानी कि ये 11वां बाईपार्टाइट सेटलमेंट आने वाला है। बैंकर्स के एम्प्लॉयज़ का जो यूनियन है इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेटलमेंट है। तो आप देख सकते हो 3 नंबर में JMGS ऑफिसर 1 मतलब स्केल 1, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 जो है, इस पे PO इन पे होते हैं। तो 23,700 अभी का बेसिक है। तो ये टेंटेटिव है कि ये बेसिक जो है ये बढ़ के 57,000 हो जाए और आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है ये 2,400 रुपये का हो जाए। 2,400 रुपये, जो आप अभी आपको 960 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है वो 2,400 रुपये का हो जाने का चांसेस आते हैं। तो ये टेंटेटिव है दोस्तों, इस फिगर में उतना ज़्यादा भरोसा करने का कोई वो नहीं है, पर इसका आसपास ही रहेगा। तो ये 23,700 से लेके उसका स्टार्टिंग लिमिट जो है वो 57,000 होने का चांसेस है और जो क्लोजिंग लिमिट अभी 42,020 था बेसिक का, वो 1,04,100 रुपये होने के चांसेस हैं। और उसके आगे आप देख सकते हो मिडिल मैनेजमेंट या फिर हायर मैनेजमेंट में कैसे कैसे चांसेस हैं। IBPS PO का जो वैकेंसीज है ईयर वाइज कुछ ऐसा है। 2014 में IBPS PO का 21,680 वैकेंसीज निकले थे। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 2015 के लिए 16,721 का वैकेंसी था। 2016 के लिए ये 12,434 का टोटल वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और इस साल 2017 में इनका 8,822 वैकेंसी था। इसका 50% जनरल के लिए होता है, 49 to 51% जनरल के लिए होता है और बाकी कैटेगरी वाइज डिविडेड। IBPS PO का जो सिलेबस है या फिर जो पैटर्न है ये कुछ ऐसा है। पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में बेसिकली 3 सब्जेक्ट रहता है, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट आपको होता है। उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क आपको दिया गया है और इसमें 1 घंटे की आपको समय मिलेगा। 100 नंबर का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस साल IBPS PO का जो प्रीलिम्स था 2016-17 उसमें कट ऑफ कुछ 47.5 गया था। कट ऑफ आप अगर प्रीलिम्स का क्लियर कर लेते हो तो यू आर देन कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम। मेंस जो एग्जाम है इसमें टोटल 5
टेस्ट आपको क्लियर करना होता है, जिसमें कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, और अवेयरनेस जो है बैंकिंग अवेयरनेस मोस्टली, और कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट आपको पास करना होता है। और मीडियम ऑफ एग्जाम भी बता दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, और टाइम जो अलॉटेड है ये भी आप देख सकते हो। तो आप मेंस में अगर क्वालिफाई कर लिए, ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं एग्जाम, और 200 मार्क्स में इस बार का जो कट ऑफ था वो जनरल के लिए 52.5 था। पहले मैं प्रीलिम्स के लिए बताया 47.5, वो भी जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। तो इस बार 200 में मेंस में 52.5 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल, आई मीन अनरिजर्व कैटेगरी। आप अगर मेंस क्लियर कर लिए तो देन आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में टोटल 100 मार्क्स के इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। 40% मार्क्स पास से मार्क्स होते हैं, और इसमें फॉर कैटेगरीज, आई मीन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनके लिए 35% मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। तो जो वेटेज रेशियो है आपके मेंस के जो मार्क्स है वो 200 में आपको जितना मिला वो उसका 80%, और इंटरव्यू में 100 के अंदर आपको जितना मिला उसका 20% टोटल वेटेज माना जाएगा, और इस हिसाब से आपको टोटल आपका एक जो स्कोर होगा उस स्कोर को बनाया जाएगा। उस स्कोर के बेसिस पे आपको एक मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट में आप जो फॉर्म भरने के टाइम में आपने जिस सीक्वेंस में आपने डाले थे, आपका जो ऑर्डर ऑफ चॉइस था बैंकों का, उस बैंक के वैकेंसी अनुसार, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, आपके ऑर्डर ऑफ चॉइस के अनुसार आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों अप्रैल महीना तक तो अलॉटमेंट हो जाता है बैंकों का, और ज्वाइनिंग बैंकों का मई से चालू हो जाता है। तो दोस्तों IBPS PO के बारे में बस इतना ही आज तक, और आप अगर चाहो, आपके अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके आपकी क्वेरीज डाल सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द हम उसको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू।